चलिए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। फर्स्ट क्लास होगी आज हमारी बीएनएस की। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा। इंट्रोडक्टरी क्लास ही होगी ये जो आज की क्लास हम कर रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग बहुत है। हमने अभी तक जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सीपीसी पढ़ लिया हुआ है मेरे पास। वो लेंदी बहुत है, इंटरेस्टिंग है, बट इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। वो धीरे धीरे बीच में ना बोरिंग सा हो जाता है। फिर सेकंड, आप हिंदू लॉ पढ़ रहे हो अदर साइड पे, वो भी मेजर में ही काउंट होता है, काफ़ी वेटेज रहती है उसके एग्जाम में। वो थ्रू आउट इंटरेस्टिंग ही चलता है, बट वो सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ जितना भी होता है वो सारा का सारा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों का फेवरेट भी होता है, ठीक है। बट इसको इतना लीनियंटली आपको लेके चलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लेना और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना दोनों ही डिफरेंट हो जाते हैं। नॉलेज तो आपको सबको हो जाएगी जब ये पूरा आप डिटेल में पढ़ लोगे सब्जेक्ट मेरे पास, बट उसमें किस तरह से हमें मार्क्स स्कोर करने हैं वो एक अलग तरीका है, वो हम धीरे धीरे समझते रहेंगे, ठीक है। बीएनएस पहले आईपीसी हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड। अब हमारे पास क्या बन गया, भारतीय न्याय संहिता। आप देखो, सिर्फ इसका नाम ही चेंज हुआ है। अगर आप अदरवाइज इसको देखोगे, बीएनएस, आईपीसी, ये दोनों एक ही है। ये 1860 का हमारे पास एक्ट था, ये अब हमारे पास 2023 का एक्ट आ गया। संहिता, कोड एक सेम ही उसके लिए यूज कर रहे हैं। भारतीय, इंडियन, इंडियन के लिए मतलब भारतीय, हिंदी में नाम दे दिया आप एक तरह से कहिए। न्याय के लिए, अब न्याय मीन्स जस्टिस होता है, यहाँ पे पीनल लिखा हुआ था, जस्टिस नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है, हिंदी में कर दिया। बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ये नहीं रखनी है कि ये एक्ट हमारा बिल्कुल नया आ गया, नए लॉ आ गए, अब कैसे करेंगे। कॉलेज के टाइम पे तो हमने पुराना वाला पढ़ा हुआ था। आपको वैसे बता देता हूँ, 80 to 90% जो है, 80 to 90% जो है वो बिल्कुल सेम है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब जो चेंजेस है वो कितने परसेंट में है, 10% में। और 10% में भी जो मेजर वाला जो मैं पोर्शन लेके चल रहा हूँ, सेक्शंस के नंबर चेंज हो गए हैं। पहले हमारे पास जब आईपीसी हुआ करता था, टोटल हमारे पास 511 सेक्शंस हुआ करते थे। अभी हमारे पास कितने रह गए हैं, 358। अब ये मत सोचना कि बहुत कम कर दिए सेक्शन। पहले वाला तो बहुत लेंदी हुआ करता था, अब उन्होंने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। पहले वाले एक्ट में क्या हुआ करता था, जब हम डेफिनेशंस पढ़ा करते थे, तो डेफिनेशन वाला क्लॉज ही हमारे पास 1 से लेके 52 तक तो डेफिनेशंस ही चल रही थी। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट बीच में हमने काउंट कर लिया उसके। अब इन्होंने क्या किया, इन सभी सेक्शंस को, डेफिनेशन आपने देखा ना, जितने भी एक्ट होते हैं मैक्सिमम में हमारे पास सेक्शन 2 में दिया होता है, तो इन्होंने सेक्शन 2 में ए बी सी करके फर्दर इसके क्या कर दिए, क्लॉजेस बना दिए हैं। तो एक्ट ये नहीं है कि अब सेक्शन कम रह गए हैं तो ये बहुत छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो चेंजेस इसमें आए हैं पुराने वाले में और अभी वाले में, जो चेंजेस है, मेजर चेंजेस अगर हम काउंट करेंगे तो वो किस चीज का हो रहा है, सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर आपको नए याद रखने पड़ेंगे, पुराने भी भूलने नहीं है। दोनों हमें इसलिए याद रखने पड़ेंगे क्योंकि जो पुराने केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, वो तो पुराने के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं ना। जो 2023 जब ये एक्ट हमारे पास आता है, इन्फोर्स होता है, उसके बाद से जो अब केसेस चलेंगे वो नए में चलेंगे। और पुराने वाले जो केसेस चल रहे हैं, आप जब तक जज बनोगे हो सकता है तब तक भी वो चलते रहेंगे। हो सकता नहीं, कंफर्म्ड ही है, 10-10 साल तक तो केसेस चल रहे होते हैं। तो जब वो केसेस चल रहे हैं तो आपको उसमें कौन सा लॉ देखना पड़ेगा, पुराने वाला लॉ देखना पड़ेगा। बट अभी तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास जो रहने वाला है, दोनों ही रहने वाले हैं। अगर आप एडीए, एडीजे वगैरह के एग्जाम्स देखो, या कुछ स्टेट्स ने क्या किया है, दोनों को पार्ट ऑफ द सिलेबस बना रखा है। हाँ, अगर आप एचपी वगैरह की बात करोगे, उन्होंने जरूर ये नोटिफाई कर दिया था कि 25 के बाद जितने भी एग्जाम्स हमारे होंगे उसमें न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो पार्ट ऑफ द सिलेबस रहने वाला है। तो वहां हो सकता है कि पुराने वाला लॉ ना पूछा जाए, बट है तो सेम है। सेक्शन नंबर दो याद जरूर रखने पड़ेंगे। ये बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना कि अरे बिल्कुल ही चेंज हो गया, नया लॉ हमारे पास आ गया। मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, 13 से लेके 14 सेक्शन ऐसे हैं, मतलब ऑफेंसेस की बात हो रही, जो नए ऐड किए गए हैं थ्रू आउट दी बीएनएस। 13 से लेके 14 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नए ऐड किए गए हैं। पुराने वाले उसमें नहीं हुआ करते थे, आईपीसी में हमारे पास नहीं हुआ करते थे, बीएनएस में उन्होंने हमारे पास ऐड कर दिए। उसके अलावा क्या चेंजेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर को चेंज कर दिया। 3 तरह की यहाँ पे आपको चीजें मिलेगी। पहला देखो, नाम तो पूरा चेंज कर दिया, नया वाला ही अब हमें पढ़ना पड़ेगा। एक आपको इसमें मिलेगी बहुत सारी अमेंडमेंट्स।
अमेंडमेंट्स कहाँ मिलेगी? जहाँ पे ऑब्वियसली बात है, पहले जहाँ पे भी लिखा होता था कोड, इन दिस कोड, अब लिखा होगा वहाँ पे इन दिस संहिता। तो कोड वर्ड को उन्होंने किससे अमेंड कर दिया? संहिता से। तो अमेंडमेंट तो है ही है ना वो। तो ये छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कुछ सेक्शंस में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी अमेंडमेंट्स मिलेगी। और जो मेजर चेंज हुआ है वो किस में हुआ है? सेक्शन नंबर में हुआ है। और कुछ 13 से लेके 14 ऑफेंसेस है जो नए ऐड हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे क्योंकि न्यूली एडेड है, तो यहाँ से आपसे फिर पूछा भी जा सकता है। हम डिटेल में जब करेंगे, हम दोनों एक्ट एक साथ लेके चलेंगे। इसमें मैं किस तरह से एक साथ लेके चलेंगे, देखो जो बेयर एक्ट है आपको ये भेज दिया जाएगा पीडीएफ इसका, जहाँ पे थ्रू आउट देखना इस बेयर एक्ट में आपको एक तरफ बीएनएस के सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको आईपीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन। जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको इसी तरह से पढ़ेंगे। आपके पास जो बेयर एक्ट है वहाँ पे आप साथ के साथ नोट करते जाओगे। यहाँ पे इस बेयर एक्ट में जितने भी, देखो कलर्ड है ये वाला, कलर्ड मतलब जहाँ पे भी अगर आपको ये येलो कलर नजर आ रहा है, ऑनलाइन में हो सकता है ये आपको लाइट ग्रीन नजर आ रहा होगा, वैसे ये येलो कलर है। अगर आपको लाइट ग्रीन नजर आ रहा है उसमें स्क्रीन पे, तो लाइट ग्रीन जो ये कलर आपको नजर आ रहा है, इट मीन्स कि ये सेम प्रोविजन है। आप देखो ये थ्रू आउट जहां पे भी येलो कलर है पूरा, जब हम बीएनएस पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये सेम प्रोविजन है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। और जो ये पिंक कलर है आपके पास ऑनलाइन में, जो भी कलर आपको ये नजर आ रहा है, पिंक या ऑरेंज नजर आ रहा होगा, तो ये जो कलर आपके पास है ये क्या है? ये अमेंडेड प्रोविजन है। अमेंडेड मीन्स देखो यहाँ पे पहले मीन्स की जगह कुछ और लिखा होता था, तो वहां पे मीन्स लिख दिया उसने। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, ये कुछ वर्डिंग चेंज हुआ होगा तो वो अमेंडेड में डाल दिया उन्होंने। तो जितना भी थ्रू आउट हमें ये पिंक कलर नजर आएगा वो सारा क्या होगा? अमेंडेड वाला। जो न्यू प्रोविजन है जो कि बहुत रेयर ही आपको कहीं पे नजर आ रही होगी, वो है ये ग्रीन वाली। जहां पे भी थ्रू आउट दी बेयर एक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है इसकी क्लासेस आपकी 3-4 मंथ्स तो आराम से चलने वाली हैं। हो सकता है कि लास्ट में जाके मैं आपको ना बता रहा हूँ कि ये नई प्रोविजन ऐड की गई है, मैं आपको फ्लो में पूरा सेक्शन आपको पढ़ा दिया, अपने आप वहां पे नोट कर लेना। जो आपका बेयर एक्ट होगा ना, जब हम सपोज पढ़ रहे हैं कुछ और हमारे पास ऐसे ग्रीन में कुछ आ रहा है, तो आप उसको ऐसे मार्क करके अपने बेयर एक्ट में लिख लोगे न्यूली एडेड। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि न्यूली एडिड है तो वो फिर उतना ही इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। वैसे पूरे बेयर एक्ट में अगर आप देखोगे तो आपको येलो पोर्शन ही ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि कोई चेंजेस तो है नहीं है। ग्रीन वाला पोर्शन बहुत कम मिलेगा। हाँ, ये पिंक वाला पोर्शन भी आपको मिल जाएगा, वो छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स है, क्योंकि पुराने वाला लॉ कब का था? 1860 का था। पुराने वाले लॉ में जो आपको फाइन वगैरह की अमाउंट दी होती थी वो बहुत कम होती थी। अब उन्होंने पनिशमेंट्स वगैरह को भी चेंज किया है, फाइन की अमाउंट को भी चेंज किया है, तो उसको डाल दिया अमेंडमेंट में। डेफिनेशन आज भी वही है जो हम पुरानी पढ़ा करते थे, ठीक है। तो पहला डाउट तो हमें ये निकालना है कि जो कॉलेज में मैंने पढ़ा, जो मैं अब पढ़ रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं है। हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब पुराना भी एक साथ लेके चलेंगे, नया भी साथ में, क्योंकि चेंजेस ही नहीं है तो फिर अलग अलग तो पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं बनता है, ठीक है। जो चेंजेस होंगे फिर वो हम साथ के साथ यहाँ पे देखते जाएंगे। अब ये जो बीएनएस का सब्जेक्ट है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर आ जाते हैं। प्रैक्टिकली ये कहाँ पे आपका यूज होगा? देखो क्रिमिनल लॉ जब हम पढ़ते हैं तो 3 सब्जेक्ट हमें एक साथ लेके चलने होते हैं। पहला आईपीसी यानी कि बीएनएस, दूसरा बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी, ये आईपीसी हो गया, और तीसरा सब्जेक्ट आपके पास हो जाता है एविडेंस यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों सब्जेक्ट हमें एक साथ पढ़ने होते हैं और इनकी आपस में इंटरलिंकिंग भी होने वाली है। अब जब हम इसको कर रहे हैं तब हम एक साथ ही करेंगे। लाइक अभी हम सबसे पहले बीएनएस कर रहे हैं, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सब्सटेंटिव लॉ है ये, किस तरह से सब्सटेंटिव लॉ है उसके ऊपर भी आते हैं। उसके बाद हम नया जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ये हो सकता है ये दोनों सब्जेक्ट हम पैरेलल चलाते हैं, उसके बाद तीनों क्रिमिनल लॉ जो है एक साथ कवर करेंगे, फिर आपको वो समझ भी ज़्यादा आएगा। पर इन दोनों को करने से पहले मुझे बीएनएस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि कहाँ यूज होना है और क्या क्यों बनाया गया है ये सब्जेक्ट। आपको 2 तरह के लॉज होते हैं, ये क्लियर है सभी को। एक क्रिमिनल लॉ होता है हमारे पास, एक सिविल लॉ होता है, ये तो क्लियर हो गया ना। तो सिविल साइड को अभी के लिए हम साइड पे रख रहे हैं। ये कौन सा वाला पोर्शन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं? क्रिमिनल वाला पोर्शन। ये जो क्रिमिनल लॉ है, चाहे सिविल लॉ की बात करें, उसमें 2 तरह के लॉज होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल। 2 तरह के लॉज होते हैं। जैसे सिविल में अगर प्रोसीजर की बात करें तो सीपीसी पढ़ा करते हैं हम, क्रिमिनल में अगर प्रोसीजर की बात करें तो सीआरपीसी पढ़ा करते हैं हम उस चीज के लिए।
तो आईपीसी जो है ये हमारा कौन सा लॉ है, ये सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होता है जो आपको आपके राइट्स के बारे में बताता है और उसकी रेमेडी के बारे में बताता है कि अगर ये पर्टिकुलर ऑफेंस आपके अगेंस्ट कमिट हो रहा है तो आपके पास क्या राइट है और क्या उसकी रेमेडी है। पूरे बीएनएस में क्राइम्स को डिफाइन किया हुआ है और उनकी क्या पनिशमेंट होगी वो दो चीजें आपको बताई हुई हैं। इट मीन्स कि सबसे पहले कोई हमारे पास क्राइम होता है तभी तो क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन आएगा ना, बिना क्राइम के तो क्रिमिनल लॉ मोशन में ही नहीं आएगा। क्राइम होगा तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, आप सामने वाले के ऊपर उसको क्या चाहोगे कि उसको सेंटेंस हो जाए, उसको कन्विक्ट करवाना चाहोगे, तो इट मीन्स कि एंड रिजल्ट इसका क्या होने वाला है, कन्विक्शन होने वाला है या फिर एक्विटल। अगर आप अपने केस को प्रूव नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्विटल। ध्यान से सुनना, जो ये बीएनएस है आपको आपके राइट के बारे में बता रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, वो कैसे पता चलेगा ये क्राइम हुआ या नहीं हुआ, उसकी डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। अभी तक हम पढ़ते जरूर आए हैं कि हाँ किसी के घर में से इतना रुपया कोई निकाल के ले गया तो उसको हम चोरी कह देते हैं, थेफ्ट कह देते हैं। बट अब हमें लेमैन की तरह नहीं पढ़नी है ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि थेफ्ट का ऑफेंस तब कमिट माना जाता है कि अगर ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो हमें बीएनएस में दिए हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। लीगली तो हम उस हिसाब से सोचेंगे ना, तो वो इंग्रेडिएंट्स हमें सभी उसके पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स की यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं। जब कोई क्राइम कमिट हो रहा है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, यानी कि हमारे पास उसकी रेमेडी क्या है। अब मेरा राइट यहाँ पे राइज हो गया कि मेरे अगेंस्ट अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो मैं सामने वाले के ऊपर केस कर सकता हूँ और उसको कन्विक्शन तक करवा सकता हूँ। तो मेरे पास उस क्राइम की रेमेडी क्या है, कन्विक्शन। बीएनएस सिर्फ इन दो चीजों की बात कर रहे हैं। जो बीएनएस है आपको बहुत सारे जो जर्नल क्राइम्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं कि मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, रॉबरी क्या होता है, किडनैपिंग क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है। वो सारे क्राइम्स यहाँ पे क्या है, डिफाइन किए हुए हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन वो क्राइम को कमिट करता है उसकी हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट क्या है, रेमेडी हमारे पास क्या है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये है सब्सटैंटिव लॉ। अब थोड़ा सा हम शिफ्ट हो रहे हैं कि ये जो क्रिमिनल लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं इसका बेसिकली एक्चुअल में प्रैक्टिकल उसमें कोर्ट्स में किस तरह से यूज होता है। देखो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमने अभी तो ये पढ़ लिया कि बीएनएस ये बता रहा है आपको और बीएनएस आपको ये बता रहा है। बीच का जो रास्ता है यहां से यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बीएनएस में नहीं दिया हुआ है। वो पूरा का पूरा रास्ता मीन्स वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो हमें कहाँ दिया हुआ है, वो बीएनएसएस में दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सिविल में भी तो ऐसे ही होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं वहां पे दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे कंप्लीट होता है, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये ब्रीच हो जाएगी तो ये सामने वाले के पास रेमेडी है। सिविल में हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं वहां पे भी तो यही चीजें पढ़ते हैं कि मैरिज की वैलिड मैरिज की कंडीशंस ये होती हैं हमारे पास। अगर मैरिज में ये एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रही है तो मैरिज क्या, डिवोर्स कब लिया जा सकता है, वॉइड कब होगी, वॉइडेबल कब होगी। तो उसको डिक्लेयर करवाने के लिए सीपीसी में अदरवाइज हमारे पास क्या दिया होता है, प्रोसीजर दिया होता है। क्रिमिनल में भी इसी तरह से है। आईपीसी जो है वो सब्सटैंटिव लॉ है, वो आपको सिर्फ बता रहा है कि ये ऑफेंस माना जाएगा कमिट हुआ है अगर ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे और उसके लिए इतनी सजा होगी। बट उस सजा तक पहुंचने के लिए दिस इज दी प्रोसीजर। वो प्रोसीजर हमें कहाँ दिया हुआ है, बीएनएस में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बीएनएस को बीच में लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एंगल से इसको सोचना पड़ेगा, तब पढ़ने का इसको हमें फायदा होगा। अब आप समझिए, जब कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, ऑफेंस होगा यानी कि क्राइम होगा। हम उस क्राइम को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम अथॉरिटीज को बताएंगे। अगर हम इन जनरल भी सोचें कि सपोज किसी के घर में चोरी हो गई तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे। पुलिस आएगी, पुलिस सबसे पहले क्या लॉन्च करेगी, वहां पे एफआईआर लॉन्च करेगी। आप जब उस क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए पुलिस क्या लॉन्च करेगी, एफआईआर लॉन्च करेगी। एफआईआर के बाद पुलिस क्या स्टार्ट कर देगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगी तो कोर्ट में उस इन्वेस्टिगेशन को सबमिट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं चार्जशीट या फिर फाइनल रिपोर्ट। वो डिटेल में हम बीएनएसएस में पढ़ेंगे। यानी कि इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस की खत्म होती है तो उसके रिजल्ट को जब हम कोर्ट में सबमिट करते हैं तो उसको कहते हैं चार्जशीट। अब ये चार्जशीट जब कोर्ट के पास आएगी, कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी जब खत्म हो जाती है तो कोर्ट क्या करेगा,
ट्रायल करेगा। ट्रायल मतलब ये क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा कोर्ट के अंदर। ये दोनों चीजें कहाँ पे चल रही हैं? ये कोर्ट में चल रही है। ये चीजें कहाँ चल रही थी स्टार्टिंग वाली? ये पुलिस के पास अथॉरिटी थी। ये कहाँ पे चल रही हैं? कोर्ट के पास चल रही हैं। जब ये ट्रायल कंक्लूड होगा हमारे पास लास्ट में, तो जज साहब क्या प्रनाउंस करते हैं? जजमेंट प्रनाउंस करेंगे। ये जजमेंट हमारे पास क्रिमिनल में आने वाली है, या तो कन्विक्शन की या फिर एक्विटल की। अब आप ये चीजें समझिए कि ये ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ कमिट, वो हमें कहाँ पे कैसे देखना है? वो बीएनएस के अकॉर्डिंगली देखना है। जजमेंट हमें देनी है, कितनी सजा सामने वाले को सुनानी है, वो सारी चीजें हमें कहाँ लिखी हुई है? बीएनएस में। बट यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो मेरे पास प्रोसीजर था वो सारा कहाँ दिया हुआ है? सीआरपीसी में, बीएनएसएस में। वहां पे डिटेल में प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह से एफआईआर लॉन्च की जाएगी, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी। अब कोर्ट का जब काम शुरू हो रहा है तो कोर्ट क्या क्या उसमें करने वाला है, आप समझना इस चीज को। देखो, जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है, अब मैं आपको क्या चीज बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना। ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है एक बच्चे से। ये पूछा गया था कि बताइए कि थ्रू आउट द क्रिमिनल प्रोसीजर बीएनएस का क्या रोल है और कब कब बीएनएस यूज होता है। आपने अगर पहले इसको इस एंगल से नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोसीजर आपको दिया हुआ है क्रिमिनल में, आपको बताया जाएगा वहां पे, कि ना भी बताया जाए तो आपको पता है कि जो मुझे प्रोसीजर है क्रिमिनल का वो कहाँ दिया हुआ है? सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो मैंने तो अभी तक यही पढ़ा कि क्राइम हुआ और लास्ट में क्या हो रहा है? पनिशमेंट हो रही है, जजमेंट हो रही है, एक्विटल की या फिर कन्विक्शन की। तो अभी तक तो बीएनएस का मैंने यहाँ पे बोला ही नहीं कुछ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बीएनएसएस चल रहा है ये सारा, बट थ्रू आउट द डिफरेंट स्टेजेस क्या होता है? बीएनएस बार बार यूज होगा, सिर्फ यूज होगा। प्रोसीजर हमें कहाँ दिया हुआ है? सारा बीएनएसएस में। यहाँ पे सिर्फ आईपीसी का क्या हो रहा है? डिफरेंट स्टेजेस में यूज हो रहा है। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं उसके ऊपर भी अभी हम आ रहे हैं। तो ये मत समझना कि अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, नो डाउट सारी डेफिनेशंस हमें बीएनएस में दी हुई है, नो डाउट उसमें जो हमें सेंटेंस प्रोनाउंस करना है वो हमें कहाँ दिया हुआ है? बीएनएस में दिया हुआ है। जो इसका प्रोसीजर है, यहां से यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हमें कहाँ दिया हुआ है? बीएनएसएस में दिया हुआ है। बट उस रास्ते पे जब हम चल रहे हैं, हम टाइम एंड अगेन बार बार बीएनएस को, आईपीसी को रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसी के आसपास तो हमें चलना है, बियॉन्ड दैट तो हम नहीं जा सकते ना। सपोज आपको यहाँ से कहीं ट्रैवल करना है, सपोज जलंधर तक जाना है, आपको चंडीगढ़ से जलंधर तक जाना है। आप मैप पे लोकेशन पे डालोगे ना, दिस इज चंडीगढ़, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो, जलंधर तक जा रहे हो, तो वो गूगल मैप पे जब आप डालते हो तो उस रास्ते को ही फॉलो करोगे, इधर उधर तो नहीं जाओगे ना आप उस रास्ते से। तो हम उस रास्ते को जब फॉलो कर रहे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन नो डाउट यही है। रास्ता हमें कहाँ दिया हुआ है? सीआरपीसी में दिया हुआ है। बट बीच बीच में हम चेक जरूर करेंगे हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, यानी कि मुझे उस दायरे से बाहर नहीं जाना है जो ऑफेंस कमिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब एफआईआर लिखी जाती है, आप पुलिस को क्या बताओगे? कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है। अब पुलिस सबसे पहले अपना माइंड लगाएगी वहां पे कि ये कौन से ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं। तो जब सबसे पहले एफआईआर लिखी जाएगी, सबसे पहली स्टेज है जहां पे आईपीसी का यूज किया जाता है। पुलिस, आप देखो ना, जब आपने बोला कि चोरी हो गई है, घर में ऐसे ऐसे सामान बिखरा हुआ है, हम बाहर घूमने गए हुए थे, जब आए तो पता लगा कि सामान बिखरा हुआ था और ये चीजें हमारी गायब है, तो पुलिस को समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पे चोरी हुई है, तो ऑफेंसेस कौन से लगाए जाएंगे? चोरी के लगाए जाएंगे, थेफ्ट के ऑफेंसेस लगाए जाएंगे। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे मर्डर हो गया, तो फिर वो मर्डर के ऑफेंसेस लगाएगा। अब वो जो मर्डर के यहाँ पे एफआईआर में लिखा गया, तो जो इन्वेस्टिगेशन थ्रू आउट चलनी है वो किसके आसपास चलेगी? वो मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। उनको पता है मर्डर हुआ है तो बॉडी का पंचशील मुझे करना पड़ेगा, वो करवाएगा। वहां पे फॉरेंसिक वालों को बुलाना है तो वो करवाएगा। चोरी में वो चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो कि हमें ट्रैक कैसे मिलेगा? जो ऑफेंस सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं एफआईआर लिखते हुए, कौन यूज कर रहे हैं? पुलिस यूज कर रही है। बीएनएस के सेक्शंस में एफआईआर लिखी जाती है। एक चीज और याद रख लेना, बीएनएस में आपको दो तरह के सेक्शंस दिए होंगे, आईपीसी में आपको दो तरह के सेक्शंस दिए होते हैं। एक होता है डिफाइनिंग सेक्शन, एक होता है पीनल प्रोविजन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सेक्शन 100 में उन्होंने कल्पेबल होमिसाइड दिया हुआ है, तो पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि 100 में ही उन्होंने डिफाइन किया हुआ है और 100 में ही उन्होंने पनिशमेंट भी दिया हुआ है। ऐसे भी कुछ सेक्शंस मिलेंगे आपको। बट कुछ सेक्शंस ऐसे मिलेंगे कि डेफिनेशन तो उसने हमें 100 में दिया हुआ है, बट उसका पनिशमेंट हमें कहाँ दिया है?
2 में दिया हुआ है, डिफाइन किसी और सेक्शन में किया हुआ है और पनिशमेंट उसकी किसी और सेक्शन में दी हुई है। मतलब 100 सेक्शन अगर मुझे ये बता रहा है कि मर्डर का ऑफेंस अगर मैं कमिट कर रहा हूँ ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट फुलफिल होने चाहिए। सपोज कोई पर्टिकुलर सेक्शन मुझे बता रहा है कि रेप का ऑफेंस के लिए ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए, बट उससे जो नेक्स्ट सेक्शन है या आने वाला जो सेक्शन है उसमें मुझे लिखा हुआ है कि अगर किसी ने मर्डर कमिट किया या फिर किसी ने रेप कमिट किया या फिर पर्टिकुलर कोई ऑफेंस कमिट किया, उसकी इतनी इतनी पनिशमेंट होने वाली है। तो पीनल वाला सेक्शन कौन सा हुआ? नेक्स्ट वाला सेक्शन। किसके लिए? जिसको पहले वाले सेक्शन में डिफाइन किया हुआ था। जब भी एफआईआर लिखी जाती है, जब भी एज अ कोर्ट आप चार्जेस फ्रेम करोगे, हमेशा याद रख लेना पीनल वाली प्रोविजन में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। हम कई बार एज अ जब स्टूडेंट एज एन एस्पिरेंट जब हम एग्जाम दे रहे हैं ना, वहाँ पे हमें आदत होती है कि हम इश्यूज वगैरह, क्रिमिनल में इश्यूज नहीं बनते, याद रख लेना, क्रिमिनल में बनते होते हैं चार्जेस, बट हम वहाँ पे फिर भी क्या करते हैं, वो चार्जेस वगैरह कुछ बनाने लग जाते हैं। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इसमें चार्ज फ्रेमिंग कीजिए। तो जितने भी चार्जेस फ्रेम होने होते हैं क्रिमिनल में, वो कौन से वाले सेक्शंस में होते हैं? जो पीनल प्रोविजन आपको दे रहा है। अगर हम मर्डर पढ़ रहे हैं या कल्पेबल होमिसाइड, अगर मुझे 100 में हम इतना टाइम लगा रहे हैं, जब 102 में उसकी पनिशमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम हार्डली 1 मिनट लगाएंगे कि ये पनिशमेंट है, खत्म हो गया। तो ये मत सोचना 102 इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 ही है। और कल को एग्जाम में जब चार्ज फ्रेम कर रहे हो कल्पेबल होमिसाइड के लिए, आप 100 में करके आ रहे हो, गलत हो जाएगा। चार्ज किस में फ्रेम होता है? हमेशा पीनल प्रोविजन में। एफआईआर किस में लिखी जाएगी? पीनल प्रोविजन में। जो पुराने वाले, अगर हम आईपीसी की बात करें, 299 में हमें क्या दिया होता था? कल्पेबल होमिसाइड दिया होता था। 300 में हमें क्या दिया होता था? मर्डर को डिफाइन किया होता था। बट इसकी जो पनिशमेंट वगैरह देखें वो 302 में दी होती थी। मर्डर की तो सबको याद होती है ना, 302 में हमें पनिशमेंट दिया हुआ है। थेफ्ट की भी, चोरी की भी सबको याद होती है। चीटिंग की 420 में दी होती है, वो सबको याद होती है। पुराने वाले सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो डिफाइन भले ही उन्होंने हमें कहाँ किया हुआ है? मर्डर को 300 में किया हुआ है, बट अगर उसकी पनिशमेंट मुझे कहाँ दिया हुआ है? 302 में दिया हुआ है। तो एफआईआर जब लॉन्च की जा रही है तो उसमें 300 नहीं लिखा जाएगा, उसमें 302 लिखा जाएगा। आप जब कॉग्निजेंस ले रहे हो, आप जब चार्ज फ्रेमिंग कर रहे हो क्रिमिनल साइड पे, तो उसमें 302 लिखा जाएगा। आपको याद रखना है पीनल प्रोविजन से लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो कहानी हमने स्टार्ट की हुई है, सबसे पहला यूज कहाँ हो रहा है? एफआईआर लिखते हुए हम आईपीसी का यूज करेंगे। अब थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन, ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आईपीसी के सेक्शंस यहां पे लगाए हैं उसके आसपास ही, इन अकॉर्डेंस विद दीज सेक्शंस चलने वाली है। अगर अगर किसी के साथ रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है तो यहाँ पे रेप के सेक्शंस आएंगे पीनल वाले, और इन्वेस्टिगेशन का जो बेसिस होगा वो उसी ट्रैक पे चलने वाली है। अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो मर्डर में जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस तरह से इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में काम क्या, पुलिस क्या कर रही है वहां पे? कलेक्शन कर रही है एविडेंसेस का। पुलिस क्या कर रही है? कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, वहां पे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है। तो चोरी के ऑफेंस में चोरी वाले एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। मर्डर के केस में मर्डर वाले एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। तो थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन मुझे ये जो मैंने आईपीसी के यहाँ पे सेक्शंस लगाए हैं इसको बेस लेके मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी उसके बेसिस पे करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो सिचुएशन होती है इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में। पुलिस को समझ आ गया, पुलिस ने वहाँ पे देखा कि लोगों ने बयान दिया कि इस पर्टिकुलर एक्स को मैंने इस घर से जाते हुए देखा, सामान ले जा रहा था, और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाला, उस एक्स की फोटो वगैरह सब आ गया। पुलिस के पास उस पर्सन का फोटो भी है, उस पर्सन का एड्रेस भी है, डिटेल भी है। सबसे पहले पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट करेगी उस पर्सन को। दो सिचुएशन हो सकती है, या तो अरेस्ट करेगी या तो अरेस्ट नहीं करेगी। तो मान लीजिए अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस का सबसे पहला काम क्या आता है? सबसे पहला वो अरेस्ट करने के बाद किसी भी एक्यूज को मैजिस्ट्रेट यानी कि आप लोगों के पास लेके आएगी। किस चीज के लिए? रिमांड के लिए। सबसे पहले पुलिस किसी को अरेस्ट करके, क्योंकि पुलिस कस्टडी में उसको नहीं रखा जा सकता, उसको हमें जुडिशियल कस्टडी में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो हम पढ़ेंगे डिटेल में जब बीएनएसएस पढ़ेंगे। विद इन 24 आवर्स वो आपके सामने लेके आएंगे और आप उसको कहाँ भेज दोगे? जेल में भेज दोगे, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दोगे।
अब इस ड्यूरेशन में जब आप जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो, आपने क्या किया, उसका रिमांड ऑर्डर किया, इसको रिमांड कहते हैं। ये आपको चीजें टिप्स पे हो जाएंगी जब हम बीएनएसएस करेंगे। तो जब आपने उसको रिमांड कर दिया एक्यूज्ड को, तो रिमांड में आपको पर्टिकुलर सेक्शंस मेंशन करने पड़ते हैं। आप लिखोगे कि एक्यूज दिस, इसको मैं रिमांड पे दे रहा हूं इस डेट से, जुडिशियल कस्टडी में इसको मैं भेज रहा हूं अंडर दिस सेक्शंस। इस सेक्शंस में इसने क्राइम कमिट किया, प्राइमा फेसाई लग रहा है ऑन द बेसिस कि इसको अरेस्ट किया गया, और मैं इन सेक्शंस के चलते हुए रिमांड इसका दे रहा हूं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, यहाँ पे आईपीसी को यूज किया। देखो आईपीसी कहाँ कहाँ यूज हुआ। पहला यूज हुआ एफआईआर लिखते हुए, किसने यूज किया, पुलिस ने यूज किया। दूसरा यूज हुआ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन जो बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्या होता है, वो आईपीसी ही रहने वाला है। उस कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है उसके आसपास हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती होती है। और अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मैंने किसी को अरेस्ट किया, पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, तो उस पर्सन का मुझे क्या देना पड़ेगा, रिमांड देना पड़ेगा। तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिमांड दे रहा है उनको वहां पे सेक्शंस मेंशन करने पड़ेंगे। तो जब भी रिमांड आप कल को करोगे भी आंख बंद करके नहीं करना होता, कभी भी हमेशा चेक करना कि जो ये एफआईआर है इसके कंटेंट्स क्या हैं, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वो इतने वेल वर्स्ड नहीं होते लॉ में जितने आप होगे। ठीक है, उन्होंने तो देखा बेसिक, जो उन्होंने तो क्लैरिकल काम कर दिया अपना, उनको पता है कि ऐसा ऐसा जब भी मेरे पास कंप्लेंट आती है मैंने ये सेक्शंस लगा देने होते हैं। बट बहुत बारी ऐसा आपको मिलेगा कि इसके कंटेंट्स में एफआईआर के कुछ और लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर सेक्शन एफआईआर में होना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं लगाया हुआ। तो आप या कोई फालतू का सेक्शन लगा दिया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा सेक्शन लगा दिया जो कि लगना नहीं चाहिए था इस पर्टिकुलर कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली, तो आप उसमें रिमांड दे रहे हो। इट मीन्स आपने तो आंख बंद करके रिमांड कर दिया। तो आपको देखना पड़ेगा आप पर्टिकुलर सेक्शन में, उस सेक्शन में रिमांड नहीं करोगे जो वहां पे एक्चुअल में लगना नहीं चाहिए था कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है। हम्म, हम्म। ये जनरल उसके ऊपर भी आते हैं लेटर ऑन। ठीक है, अभी के लिए आप सिंपल याद रखिए, पहला पुलिस ने एफआईआर लिखते हुए आईपीसी का यूज किया, फिर इन्वेस्टिगेशन का बेस था पूरा वो, जब रिमांड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने किया उन्होंने किसका यूज किया, आईपीसी का यूज किया कि किस किस सेक्शन में मैं इस एक्यूज को रिमांड पे दे रहा हूं। नेक्स्ट, अब देखो जैसे ही उसको अरेस्ट किया गया और रिमांड पे दे दिया गया, लाइकली चांसेस कि आपके पास बेल लग जाएगी उसकी, सेम साथ के साथ भी लग जाती है, नेक्स्ट डे भी लग जाएगी। अब जब आप बेल एप्लीकेशन डिसाइड करोगे तो अगेन आप आईपीसी को रेफर करोगे, क्योंकि जब हम बेल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखा करते हैं कि क्या सामने वाले ने ऑफेंस कमिट किया हुआ है, कितना हीनियस वो ऑफेंस है, उसके अकॉर्डिंगली बेल डिसाइड की जाती है कि देनी भी है या नहीं देनी है। यानी कि आप जब रिमांड कर रहे हो तभी भी आईपीसी को रेफर किया जा रहा है, जब बेल ऑर्डर यानी कि बेल डिसाइड कर रहे हो तभी भी आईपीसी को रेफर किया जा रहा है। आईपीसी अदरवाइज देखो प्रोसीजर में नहीं आ रहा है, सिर्फ आईपीसी को क्या किया जा रहा है, रेफर। अदरवाइज आईपीसी का जो मेन काम है वो स्टार्टिंग में है और लास्ट में है, यही चीजें दिया हुआ है वहां पे कि क्या ऑफेंस है और उसकी क्या मेरे पास रेमेडी है। बट थ्रू आउट दिस प्रोसीजर मैं क्या कर रहा हूं, आईपीसी को बार बार क्या कर रहा हूं, रेफर कर रहा हूं। अब ये सारी चीजें डिसाइड हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। अब इस इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन एंड हो जाती है तो उसका रिजल्ट पुलिस वाले आपके पास लेके आएंगे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को बोलेंगे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर केस में खत्म हो गई है, हमारे अकॉर्डिंगली, पुलिस कह रही है मेरे अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये सेक्शंस में ऑफेंस कमिट किया है, या फिर इस पर्टिकुलर एक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, या इस पर्टिकुलर एक्यूज ने इस सेक्शन में ऑफेंस कमिट किया है, मिस्टर बी ने इस सेक्शन में ऑफेंस कमिट किया है। तो यानी कि जब वो चार्जशीट अपनी सबमिट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्यूज के अगेंस्ट आपकी कोर्ट में, वहां पे भी आईपीसी को क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है, आईपीसी के सेक्शंस वहां पे भी लिखे होंगे। ठीक है यहां तक। फिर अब यहां तक था पुलिस का रोल। डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में हमने पढ़ा कि कहां कहां पे आईपीसी को रेफर किया जा रहा है। चार्जशीट अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली देखो स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्टार्टिंग से ऑफेंसेस सेक्शन उठाया उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, बट
जब आपको प्रैक्टिकली समझ नहीं आएगा ना कि एक्चुअल में उसका यूज़ होना क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होना है, जब कल को आप BNSS भी कर लोगे तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि देखो यहाँ पे मुझे वो IPC वाले सेक्शंस को ध्यान में रखना है। तो प्रैक्टिकली जब आप उसको रिलेट कर पाओगे तब चीज़ों को करने का बेनिफिट ज़्यादा होता है। अच्छा, हम तो चंडीगढ़ टू जालंधर के मैप में थे। तो कहाँ तक पहुँचे बीच में रास्ते में? कन्विक्शन एक्विटल सर अभी स्टार्ट किया था आपने। कन्विक्शन एक्विटल मतलब ये वाला डायग्राम ये हो गया था ना, इसके बाद ये वाला ही तो हुआ ना, मतलब ये स्टार्ट किया था हमने, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहीं से रीस्टार्ट करूं, मतलब इस पूरे को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं वापस। इससे पहले वाला तो आपका हो गया है सभी का। जल्दी बताओ पूर्वी, प्रियंका। हाँ जी, चलिए ठीक है। अब अगर डिस्कनेक्ट होगा बीच में बाई चांस, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो ऑफिस के नंबर पे कॉल कर दिया करो साथ के साथ, ठीक है। अब ये हम वापस से स्टार्ट करते हैं। हम ये चीज़ पढ़ रहे थे कि देखो, सबसे पहले कोई क्राइम कमिट होता है, कोई क्राइम, कोई अफेंस कमिट होता है। ये जितने भी अफेंसेस हैं, कौन सा अफेंस कमिट हुआ है, कौन सा अफेंस नहीं कमिट हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? IPC के अकॉर्डिंगली तो पता चलेगा, क्योंकि ये डिफाइंड कहाँ पे है अफेंसेस? IPC में डिफाइंड है। अब जब ये अफेंस कमिट हुआ है तो मैं चाहूंगा कि जिस पर्सन ने अफेंस कमिट किया है उसको मैं पनिशमेंट दिलवाऊं। तो पनिशमेंट दिलवाने के लिए, यानी कि मेरे पास इसकी रेमेडी क्या है, मैं उसको कन्विक्शन करवाना चाहता हूँ। कन्विक्शन होगी या फिर नहीं होगी? कन्विक्शन हो जाएगी या फिर वो पर्सन का एक्विटल हो जाएगा। ये थ्रू आउट इसका जो प्रोसीजर है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जब मुझे पहुंचना है, वो प्रोसीजर मुझे कहाँ दिया हुआ है? BNSS में दिया हुआ है। मैं थ्रू आउट डिटेल में यहाँ पे BNSS लगा रहा हूँ। जब कोर्ट में चलते हैं हम, प्रोसीजर चलता है तो BNSS के अकॉर्डिंगली हम चलाएंगे वहां पे। बट इस पूरे प्रोसीजर में जब हम BNSS को लगा रहे हैं, हम टाइम एंड अगेन सिर्फ क्या करते हैं? रेफर करते होते हैं। किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे हम? IPC को। तो सबसे पहला जो रेफरेंस मैंने आपको बताया, सबसे पहले जैसे ही कोई क्राइम कमिट होता है हम उसको क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। पुलिस अथॉरिटीज को उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। उस इंफॉर्मेशन पे वो क्या लिखेगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि वो FIR को लॉन्च करेगा पुलिस। वो FIR को जो लॉन्च कर रहा है, FIR लॉन्च करने के लिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ IPC रेफर किए जाते हैं। किसी पर्टिकुलर के अगेंस्ट जब कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वहां पे देखा जाएगा कि IPC के कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंगली, BNS के कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंगली ये ऑफेंस बन रहा है, उसी में उसको FIR को रजिस्टर किया जाएगा। मैंने आपको एक ये चीज़ भी बताया कि जब भी FIR रजिस्टर की जाती है, जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब रिमांड देते हैं, जब भी वो आगे चल के चार्जशीट फाइल की जाएगी, पुलिस कोर्ट के सामने चार्जशीट लेके आएगी, जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब अपना उस ऑफेंस के लिए कॉग्निजेंस लेंगे या चार्जेस फ्रेम करेंगे, वो सब चीज़ें किस में की जाती हैं? पीनल वाले सेक्शंस में, पीनल प्रोविजंस में। मैंने आपको बताया IPC में आपको दो तरह से प्रोविजंस दी होंगी। एक होंगे डिफाइनिंग सेक्शंस, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? ऑफेंस को डिफाइन कर रहे हैं। 100 में आपको बताया जा रहा है, सेक्शन 100 में आपको बताया जा रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है। एक होता है पीनल प्रोविजंस, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड आपको डिफाइन 100 में कर दिया, बट अगर उसकी पनिशमेंट मुझे 102 में दिया हुआ है तो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट क्या हो गया? 102 में। IPC में जिस तरह से हम पढ़ते थे, मर्डर मुझे 300 सेक्शन में डिफाइन किया होता था, बट मर्डर की पनिशमेंट हमें कहाँ दी होती थी? 302 में। तो जब भी कोई मर्डर कमिट हो रहा है तो डिफाइनिंग सेक्शन FIR में नहीं लिखा जाता है। FIR में कौन सा सेक्शन लिखा जाएगा? पीनल वाला, जहां पे मर्डर की क्या दिया हुआ है? पनिशमेंट दिया हुआ है। अगर हम IPC की बात करें, 378 में हमें क्या दिया होता था? डिफाइन किया होता था थेफ्ट वगैरह, बट जब उसकी पनिशमेंट की बात करें 379 वगैरह में दिया होता था, 380 में वो हिनियस हो जाता था जब। तो जो पर्टिकुलर पीनल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। चीटिंग की बात करें, IPC के 415 में हमें क्या किया होता था? चीटिंग को डिफाइन किया हुआ है। बट जब पनिशमेंट की बात करते थे तो हमें कहाँ दिया होता था? 420 में। तो जब भी केस वहां पे रजिस्टर किया जाएगा, FIR रजिस्टर की जाएगी, उसमें कौन सा सेक्शन लिखा जाएगा? पीनल वाला। एक चीज ये आपको याद रखनी है। तो FIR का पहला यूज तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब पुलिस ने क्या करना है? यहाँ पे पहली स्टेज क्या है?
इन्वेस्टिगेशन। पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो बेस किसके ऊपर होगी? आईपीसी के उस पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर। अगर यहाँ पे थेफ्ट का ऑफेंस हुआ है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन थेफ्ट के ऑफेंस के ऊपर चलने वाली है। अगर मर्डर हुआ है तो थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन वो क्या करेंगे? वो मर्डर से रिलेटेड वाले जितने भी एविडेंसेस हैं उसकी कलेक्शन करेंगे। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, और वो कौन से एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे? जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड होने वाले हैं। अब थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया देयर कैन बी टू सिचुएशन, या तो उस एक्यूज्ड का अरेस्ट होगा या फिर उस एक्यूज्ड का अरेस्ट नहीं होगा। अगर उसका अरेस्ट कर लिया है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के बीच में उसको मजिस्ट्रेट के पास हमें पेश करना होता है, मैंडेटरी है। हम बीएनएसएस में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ को पढ़ते होते हैं। अब समझिए कि किसी का अरेस्ट हो गया, इस इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो अब वो पुलिस क्या करेगी? आपके सामने लेके आएगी उस एक्यूज्ड को। आप क्या करोगे? उस एक्यूज्ड का रिमांड करोगे। रिमांड मतलब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दोगे, जेल में भेज दोगे। वो पुलिस लॉकअप में नहीं रहेगा, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता। आपने क्या किया? उसको जेल में भेज दिया। जैसे चंडीगढ़ में पर्टिकुलर ये कहाँ पे है? बुड़ैल में जेल है, वहाँ पे भेज दिया अगर चंडीगढ़ का ऑफेंस है। अगर पटियाला का ऑफेंस है तो पटियाला में पर्टिकुलर जो जेल होगी वहाँ भेज दिया जाएगा। तो आपने रिमांड कर दिया। अब रिमांड जब आप उसका कर रहे हो किस रेफरेंस से करोगे? आईपीसी यानी कि बीएनएस। वहां पे आप पर्टिकुलर सेक्शंस को मेंशन करोगे कि इन पर्टिकुलर सेक्शंस में मैं इस एक्यूज का रिमांड कर रहा हूं। फिर हो सकता है साथ के साथ हो सकता है लेटर ऑन वो आपके पास क्या लगाएगा? बेल एप्लीकेशन लगाएगा। जब आपके पास बेल एप्लीकेशन लग रही है तो बेल डिसाइड करते हुए भी आप क्या करोगे? वापिस से सेक्शंस देखोगे कि आईपीसी के कौन से सेक्शंस यहाँ पे लगे हुए हैं। जितना हीनियस क्राइम होगा उतने कम चांसेस होंगे बेल दिए जाने के। तो यहाँ पे आप रेफर कर रहे हो फिर से आईपीसी को, सिर्फ रेफर किया जा रहा है थ्रू आउट। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? आईपीसी को रेफर कर रहे हैं। प्रोसीजर हम किसका फॉलो कर रहे हैं? वो बीएनएसएस का ही कर रहे हैं हम फॉलो। अब ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हो जाएगी एंड। इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म होगा, पुलिस इस एंड का जो रिजल्ट है, इस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है वो कहाँ जाएगी? वो लेके जाएगी कोर्ट में। कोर्ट में मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। उस एंड रिजल्ट को हम कहते हैं चार्जशीट। चार्जशीट, इसको फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं, चालान भी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके। जब सीआरपीसी हम पढ़ेंगे तब देखेंगे उस चीज को। तो पुलिस ने इस एंड रिजल्ट को कोर्ट में पेश कर दिया। इस एंड रिजल्ट में पुलिस क्या लिखती है? लास्ट में कंक्लूजन लिखा होगा कि मैंने एफआईआर इस सेक्शन में रजिस्टर किया, मैंने थ्रू आउट दी इन्वेस्टिगेशन ये एविडेंसेस को कलेक्ट किया, और इन एविडेंसेस के बेसिस पे मेरी ओपिनियन ये है कि ये पर्टिकुलर जो एक्यूज्ड है उसको इस सेक्शंस में इसने ऑफेंस कमिट किया है, या इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑफेंस कमिट नहीं किया, या कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो जो भी इसका रिजल्ट होगा किस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑफेंस कमिट किया है वो कौन से सेक्शंस होंगे? आईपीसी के सेक्शंस होंगे। यानी कि आईपीसी को चार्जशीट सबमिट करते हुए चार्जशीट में उसके ऑफेंसेस को फिर से क्या किया जा रहा है? मेंशन किया जा रहा है। हम सिर्फ आईपीसी को यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं। फिर इसके बाद अब यहां से काम शुरू हो गया किसका? कोर्ट का। अब यहां से काम शुरू हो जाता है कोर्ट का। अब आपके पास एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इससे पहले भी आपके पास वो फाइल आई है, इससे पहले उन्होंने आपको ऑफेंस का इंफॉर्मेशन दिया होगा। अगर किसी को अरेस्ट किया, आपके सामने पेश किया, आपने रिमांड उसको भेजा, बट इन्वेस्टिगेशन किया किसने? ये थ्रू आउट ये तो पुलिस ने किया। अब कोर्ट का जो बेसिक काम है वो यहां से स्टार्ट होता है। कोर्ट का जो वर्क है प्रोसीजर में वो दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है हमारे पास इंक्वायरी और दूसरा है हमारे पास ट्रायल। सबसे इंक्वायरी मींस कोर्ट यहां पे इंक्वायर करेगा कि ये जो एविडेंसेस इसने कलेक्ट किए हैं इसके बेसिस पे क्या इस पर्टिकुलर एक्यूज ने प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया। क्या इन एविडेंसेस के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि हाँ इसने कोई ऑफेंस किया होगा या नहीं किया होगा। अगर देखो, पुलिस इज नॉट बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने जो भी कुछ कहा है कोर्ट उससे बाउंड नहीं है। कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट साहब, पुलिस ने कह दिया कि मैं इस सेक्शन में चार्जशीट सबमिट कर रहा हूं, तो आप बाउंड नहीं हो कि आपको वहां पे कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा। आप उस चार्जशीट को पूरे को एनालाइज करोगे, आप देखोगे कि आईपीसी के कौन कौन से ऑफेंसेस यहां पे मेड आउट हो रहे हैं इन एविडेंसेस के बेसिस पे जो इसने यहां पे कलेक्ट
किए हैं। तो उस पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए आप क्या करोगे, उसका कॉग्निजेंस लोगे। कॉग्निजेंस किस में लिया जा रहा है, आईपीसी के सेक्शंस में लिया जा रहा है। अगेन यहाँ पे हम किसको रेफर कर रहे हैं, आईपीसी को रेफर कर रहे हैं। अब जब आपने उसका कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप चार्जेस फ्रेम करोगे। हमने ट्रायल चलाना है ना, जैसे सिविल साइड पे क्या होता है, हम इश्यूज फ्रेम किया करते हैं। जितना भी ट्रायल होता है वो इश्यूज के आसपास चलता है, उससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेम है, ये वहाँ इश्यूज कहते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं, चार्जेस कह रहे हैं। चार्जेस भी जो फ्रेम हो रहे हैं वो किस रेफरेंस से होंगे, आईपीसी यानी कि बीएनएस के रेफरेंस से। सेक्शन कौन से लगेंगे, यहाँ पे पीनल वाले सेक्शंस लगेंगे। चार्जेस फ्रेम करने का पर्पस क्या है कि एक्यूज को, प्रोसिक्यूशन को और एक्यूज को, दोनों को हम कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपको जो भी अपना डिफेंस करना है सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए करोगे, इससे बियॉन्ड आप नहीं जाओगे। आपको जो भी एविडेंसेस कोर्ट में लेके आने हैं सिर्फ इन पर्टिकुलर सेक्शंस के आसपास लेके आओगे, उससे बियॉन्ड आप जाके एविडेंसेस नहीं, यानी कि जो एविडेंसेस इन चार्जेस से रिलेट ही नहीं करते हैं वो एविडेंसेस फिर आप यहाँ पे नहीं लेके आओगे। यानी कि जितना भी ट्रायल अब मेरे पास चलने वाला है वो किसके आसपास चलने वाला है, चार्जेस। तो मैंने यहाँ पे देखो फिर से रेफर किया किसको, आईपीसी को। और जब मेरे पास ये ट्रायल चल रहा है, एक्यूज्ड प्लस प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब सरकार, आप जो विक्टिम होता है उसकी तरफ से सरकार उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, दोनों ही रेफर करेंगे इन चार्जेस को। यानी कि जो आईपीसी के सेक्शंस यहाँ पे लगे हुए हैं वो अपनी तरफ से यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि देखो आपने थेफ्ट के लिए उसको चार्ज किया हुआ है, थेफ्ट के ये 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ये इंग्रेडिएंट तो फुलफिल नहीं हो रहा है। प्रोसिक्यूशन बोलेगा नहीं, ये 5 के 5 इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। तो यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर आईपीसी के सेक्शन के ऊपर ही हम स्टक हैं यहाँ पे। और लास्ट में आपने जो भी यहाँ पे एविडेंसेस दिए, जो भी आपने आर्गुमेंट किए, उसके बेसिस पे ये लास्ट, दिस इज द लास्ट स्टेज। जज साहब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपके एविडेंसेस यहाँ पे आए हुए हैं इनकी एप्रिसिएशन होगी, इनकी एप्रिसिएशन होगी। अब आप उसको कलेक्टिवली देखोगे कि इसके एविडेंस के बेसिस पे क्या यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सरकार ये प्रूव कर पा रही है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। याद रखना क्रिमिनल लॉ में हमेशा जितना भी हमें चीजें प्रूव करनी है ना, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करनी होगी। अब ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है उसके ऊपर भी लेटर ऑन देखेंगे हम। अभी के लिए यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होती है, 2 चीजें होती हैं। सिविल में जो होता है वो बहुत लाइट होता है, सिविल में होता है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसकी तरफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसकी तरफ आप जजमेंट पास कर दोगे कि हाँ ये एविडेंस, ये फैक्ट इसने प्रूव कर दिया है। बट यहाँ पे प्रीपॉन्डरेंस से काम नहीं चलता है। यहाँ पे क्या होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये एविडेंसेस के बेसिस पे ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन ने ही ये ऑफेंस कमिट किया है। यानी कि यहाँ पे देखो एविडेंस जो लॉ है हमारा सिर्फ इस स्टेज में यूज हो रहा है मेनली। बीएनएस को मैंने थ्रू आउट क्या किया, रेफर किया। एविडेंस जब मैं पढ़ेंगे हम कल को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो कहाँ यूज होगा, वो सिर्फ इस ट्रायल की स्टेज में यूज होगा। और आपने एविडेंस को कब एप्रिसिएशन करना होता है, वो होता है बिल्कुल लास्ट में, जब दोनों पार्टीज ने अपना कंक्लूड कर दिया, आपने जजमेंट देनी है, तो तभी तो एविडेंसेस को आप एप्रिशिएट करोगे। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि बताइए कि एज अ जज एविडेंस को एप्रिशिएट हम कौन सी स्टेज में किया करते हैं। तो जब आपने जजमेंट प्रनाउंस करनी है, जब पार्टीज ने, प्रोसिक्यूशन ने और एक्यूज यानी कि डिफेंस ने अपनी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड कर लिया, अब आप एविडेंसेस के बेसिस पे देखोगे कि कौन सा ऑफेंस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे पहले तो आप सिर्फ अंपायर का रोल प्ले कर रहे थे, वो दोनों अपने केस को प्रूव करने में लगे हुए हैं। तो आप दोनों के एविडेंसेस सब कुछ आपके सामने है, अब आप अपना जुडिशियल माइंड यूज करके जजमेंट लास्ट में प्रनाउंस करोगे। तो यहां से हम स्टार्ट हुए थे और लास्ट हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, कन्विक्शन या फिर एक्विटल। बट इस कन्विक्शन और एक्विटल तक पहुंचने का रास्ता हमें कौन दिखा रहा है, सीआरपीसी दिखा रहा है। लेटर ऑन हम करेंगे, बट थ्रू आउट दिस रास्ता, यानी कि ये जो पाथ है, इस थ्रू आउट जब हम इसमें चल रहे हैं, टाइम एंड अगेन हम क्या कर रहे हैं, बार बार बीएनएस को यानी कि आईपीसी को रेफर किया करते हैं। बार बार हम क्या कर रहे हैं, आईपीसी को रेफर कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में ही सब्जेक्ट।
पूरा जो ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के आसपास चलेगी, बियॉन्ड दैट तो जाने वाली ही नहीं है। तो इसलिए जब आप ये चलाओगे तो आपको बीएनएस की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। खास करके जब जजमेंट प्रोनाउंस करनी है, वो तो फिर उसके बिना हो ही नहीं पाएगा ना, जब आपको पता ही नहीं है ऑफेंस मेड आउट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपको उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे कर पाओगे उस चीज़ को। मैंने सिर्फ अभी आपको क्या बताया, यूज कहाँ पे होने वाला है बीएनएस, ये क्लियर है सभी को? ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, हमें ये भी समझ आ गया कि बीएनएस जो है वो थ्रू आउट हम बार बार यूज करते हैं। बीएनएस में अब हम क्या पढ़ेंगे, एक चीज याद रख लेना, बीएनएस में हमने दो चीजें पढ़नी है। एक हमने डेफिनेशंस पढ़नी है। किस चीज की डेफिनेशंस पढ़नी है हमें? डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस की। यहाँ पे डिफाइन किए हुए बहुत सारे ऑफेंसेस, उनके स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हम देख के चलेंगे कि कब ये इंग्रेडिएंट्स, कब क्या चीज फुलफिल होनी चाहिए कि हम ये पर्टिकुलर ऑफेंस को कहेंगे कि यस दिस ऑफेंस इज मेड आउट। ठीक है, बिना उन इंग्रेडिएंट्स के ऑफेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? जब हम डिफरेंट डिफरेंट इसकी प्रोविजंस पढ़ेंगे। इसमें सेकंड हमें पनिशमेंट्स भी दी हुई है, हम पढ़ेंगे पनिशमेंट्स भी। यानी कि अगर ये ऑफेंस मेड आउट हो भी जाता है तो उसकी रेमेडी तो ये पनिशमेंट है। पनिशमेंट तो फिर हर सेक्शन, मतलब हर ऑफेंस के अकॉर्डिंगली होगी ना। मर्डर किया तो ये पनिशमेंट होगी, अदरवाइज दूसरी पनिशमेंट होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें रेफर करनी है। जो यहाँ पे याद रखने वाली पनिशमेंट होगी वो मैं साथ के साथ बताता रहूंगा कि प्रीलिम्स के लिए इसको टिप्स पे याद रख लेना। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, बीएनएस हमारे पास आता है आईपीसी से। आईपीसी 1860 का जो एक्ट है ये 2023 में मेरे पास आ गया। नीड, अब हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ समझी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं है। सबसे मेजर चेंज क्या है जो आप स्टूडेंट्स के लिए, वो सेक्शन नंबर याद रखने मुश्किल हो जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ चेंजेस है ही नहीं। आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा ये पुराना ही सब कुछ चल रहा है। सिर्फ 13-14 ऑफेंसेस हैं जो नए ऐड कर दिए गए। अब फिर इन्होंने क्यों पूरा नाम ही चेंज कर दिया? कहने को हो गया कि पूरा नया लॉ आ गया हमारे पास। देखो, हमें एक चीज़ पता है, जो लॉ है इट ऑलवेज रन विद दी सोसाइटी। लॉ एंड सोसाइटी जो है वो पैरेलल चलते होते हैं, ये चीज़ तो हमें पता है। अब ये 1860 का जो एक्ट है वो वैसे तो बहुत पुराना हो गया था, बट ध्यान से सुनना, जितने भी, किसने कोडिफाई किया था ये ब्रिटिश के टाइम के एक्ट हैं सारे हमारे पास। चाहे आईपीसी की बात करो, चाहे एविडेंस की बात करो, सीआरपीसी लेटर ऑन चलो अमेंड हो गया, 1973 का एक्ट आ गया हमारे पास। बट ये सारे एक्ट जो हैं ब्रिटिश के कोडिफाइड एक्ट हैं, वेल कोडिफाइड एक्ट। मैं किसी गवर्नमेंट को इस तरह से प्रेज नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा काम किया। वेल कोडिफाइड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब उसको चेंज भी कर रहे हो तो हार्डली ही कुछ चेंज कर पा रहे हो उसमें। जो चीज़ें डिफाइंड है उनमें हम चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, वो वही चल रही है। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंगली जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। टाइम के अकॉर्डिंगली फाइन की जो अमाउंट है वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट में ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपने इंक्रीज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पहले वाला जो ये एक्ट था ये सिस्टमेटिकल नहीं था। आपको कुछ ऑफेंस कहाँ दिया होता था, फिर दूसरा ऑफेंस लास्ट में जाके दिया हुआ है। आपको इंटरलिंक करना पड़ता था, सेक्शन इस तरह से याद रखने पड़ते थे। बट अब इन्होंने क्या कर दिया, इसकी एक सिमेट्री दे दिया है कि अगर फीमेल स्पेसिफिक कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं तो वो पर्टिकुलर बस इस सेक्शन से लेके यहाँ तक ही कवर हो रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो रहे हैं वो तो चलो पहले भी एक सिमेट्रिकल में थे, वो अलग से आपको दे दिए। यानी कि वो एक सिमेट्री में आपको ये बना दिया, सिस्टमेटिकल बना दिया। सेक्शंस को आगे पीछे करके एक ही जगह पे उसको देके वो सिस्टमेटिकली हो गया। चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जब हम यहाँ, आपको ये तो क्लियर हो गया कि जब 1860 से 23 में हम आ रहे हैं तो नीड ये थी हमारे पास, लेजिस्लेचर के पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसी को क्या कर दूं, अमेंड कर दूं, या फिर मैं इसको पूरे को खत्म करके रिपील करके नया लॉ पास कर दूं। अब ये तो लेजिस्लेचर की चॉइस है ना कि वो क्या करने चाह रहे हैं। वो चाहते तो इस चीज को अमेंडमेंट के थ्रू भी ला सकते थे। पहले भी टाइम एंड अगेन आईपीसी में अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये भी अमेंडमेंट हो सकती थी, बट अगेन इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ लेजिस्लेचर। वो नहीं करना चाहता अमेंडमेंट, कुछ नए ऑफेंसेस भी उसको लेके आने बीच में, उन्होंने पूरे लॉ को ही चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया मतलब। ठीक है यहां तक? अब इसमें बीएनएस हम पढ़ रहे हैं, बेस हम रखेंगे इसको, बेस हम रखेंगे इस वाले एक्ट को,
और साथ के साथ इसको हम फिर रिलेट करते जाएंगे, इसके सेक्शंस भी और क्या चेंजेस आए हैं वो भी सारा का सारा हम रेफर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सब इसमें तो दिया ही हुआ है ना, इसमें बस कुछ नया थोड़ा थोड़ा ऐड हो गया है और कुछ सेक्शन यहाँ से डिलीट भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। जो पुराने ऑफेंसेस थे ब्रिटिश टाइम के, वो जो जिसकी जरूरत ही नहीं थी, अब वो सारे के सारे उन्होंने डिलीट भी कर दिया हुआ है, तो उसको तो पढ़ना ही नहीं है ना जो खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से जब हम बीएनएस पे आ रहे हैं, क्यों आना पड़ा, क्या इसका पर्पस था, सबसे पहले हम यही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बेयर के ऊपर नहीं आ रहे हैं, हम बेयर पे आएंगे लेटर ऑन, ठीक है। बट अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए, क्या ऑब्जेक्ट है इस एक्ट को पास करने का, जो कि एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये लिखना शुरू कीजिए इसमें ये राइटिंग वाला पोर्शन आपका रहने वाला है कि क्यों ये एक्ट पास हुआ, क्या इसका ऑब्जेक्ट, हेडिंग कर लेना आप यहाँ पे। हेडिंग लिखिए, पहले तो हेडिंग बीएनएस से लिख लेना, बीएनएस 2023, बीएनएस 2023 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंटर्स में लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी इवन कोई अमेंडमेंट भी होती है ना किसी एक्ट में, यही पूछ लिया जाता है बताइए ऑब्जेक्ट क्या था इस अमेंडमेंट का। ठीक है, तो ये तो पूरा लॉ चेंज हो गया है और उसके बाद अभी आपके सिलेबस में पहली बार ही होने वाला है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, पूछा जा सकता है आपसे। फर्स्ट लिखिए, दी बीएनएस 2023 repealed the IPC इंडियन पिनल कोड 1860। 1860 इसने क्या किया, पुराने वाले लॉ को रिपील कर दिया। ये जो रिपील करने की प्रोविजन है इसमें लिखिए रेड विद सेक्शन 358 ऑफ बीएनएस 2023। क्यों हमें इसको इसके साथ पढ़ना है इस प्रोविजन को? 358 बेसिकली सेविंग क्लॉज आपको दे रहा है। हमने पुराने वाले पूरे एक्ट को रिपील कर दिया। सेविंग क्लॉज में क्या लिखा होगा कि सेव दीज प्रोविजंस, यानी कि पुराना एक्ट इन प्रोविजन में तो हम यूज करने वाले हैं जो सेविंग क्लॉज है, अदरवाइज वो एक्ट को माना जाएगा कि इट इज रिपील्ड। ठीक है, वो 358 सेक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट ही यहीं से करेंगे कि पुराने का क्या क्या याद रखना है, क्या क्या कब पुराना एक्ट एप्लीकेबल होगा और कब नया एक्ट एप्लीकेबल होगा, वो सब चीजें हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। सेकंड लिखिए, it provides for the first time community service, very important। ठीक है, community service as one of the punishments for petty offenses। petty offenses क्या होते हैं? माइनर, छोटे ऑफेंसेस। फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो जो आईपीसी था वहां पे भी आपको पनिशमेंट्स दी हुई थी। पनिशमेंट क्या हो सकती है? पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी दो तरह की होती है, हम पढ़ेंगे आगे चल के। फाइन भी पनिशमेंट में हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये पनिशमेंट पहले हमें नहीं दिया हुआ था, एक न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हमें ऐड कर दिया, कम्युनिटी सर्विस। जो छोटे ऑफेंसेस होंगे, पेटी ऑफेंसेस जिसको हम कहते हैं, अगर किसी ने वो कमिट किया तो उसको पनिशमेंट दी जा रही है कि आप कम्युनिटी सर्विस करोगे। फॉर एग्जांपल उसको बोला कि आपने सुखना लेक पे जाके उसकी सफाई करनी है, कितने 4 घंटे के लिए सुखना लेक की सफाई करनी है, इस पर्टिकुलर जगह पे इतने ट्रीज आपको लगाने हैं।
तो ऐसा जो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए चीज़ें होती है वो करने के लिए कहा जा सकता है, जिसको वन ऑफ द पनिशमेंट माना गया। बट कौन से केसेस में? पेटी ऑफेंसेस में। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड बाय द बीएनएस एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, जो पहले नहीं हुआ करता था बट लेटर ऑन इसमें हमें ऐड कर दिया। कम्युनिटी सर्विस के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब हम पनिशमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल में मैं आपको लिखवाऊंगा कि कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, किस तरह से कब अनाउंस करनी है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हम ऑब्जेक्ट में इसको मेंशन कर रहे हैं। थर्ड लिखिए, द ऑफेंसेस अगेंस्ट women and children murder and offenses against the state have been have given precedence, यानी कि इम्पोर्टेंस ओवर द अदर मोर grievous punishment, more grievous punishment। सोसाइटी चेंज हो रही है। अगर कोई बच्चों के अगेंस्ट, फीमेल के अगेंस्ट, या कोई ऐसे ऑफेंसेस कर रहा है जो मर्डर लेवल के ऑफेंसेस हैं, या फिर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंसेस है, उनमें उनको यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखी गई। इंपॉर्टेंस मतलब उसमें जो पनिशमेंट है वो ग्रेव कर दी गई है पहले के कंपैरिजन में। इस एक्ट का ये भी एक पर्पस था। फोर्थ लिखिए, द वेरियस offenses have been made gender neutral। नॉट ऑल बट वेरियस जेंडर न्यूट्रल बना दिए गए। पहले कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस ऐसे हुआ करते थे जो जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, या तो उसको डिलीट कर दिया या फिर उसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया। डिटेल में सारी चीज़ें हम करेंगे ये आने वाली क्लासेस में। फिफ्थ लिखिए, अगेन इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस्ड न्यू ऑफेंसेस ऑफ, कुछ नए ऑफेंसेस ऐड किए गए। मैंने आपको बताया ना 13 to 14 सेक्शंस ऐसे हैं जो नए ऐड किए गए ऑफेंसेस, उनमें से कुछ हम लिख रहे हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हमें नहीं दिए होते थे यहाँ पे, अब स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे वाइट कॉलर क्राइम हो गए, या इस तरह के ऑफेंसेस की बात हो रही है। लेटर ऑन इसका पर्टिकुलर सेक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का कोई, पहले ये जो ऑफेंसेस थे ना, ये सिर्फ टाडा वगैरह के जो एक्ट होते थे वहीं पे दिए होते थे। बट अब आईपीसी में, आईपीसी एक जनरल लॉ है, यहाँ पे इसके बारे में नहीं लिखा होता था, बट ये नया ऑफेंस यहाँ पे ऐड कर दिया गया। जब पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे इसको। ऑफेंस ऑफ सिसेशन, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ, एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको कहते हैं ऑफेंस ऑफ सिसेशन। लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे, नया ऐड कर दिया गया है। आर्म्ड रेबिलियन, ये पहले कोई भी ऑफेंस आईपीसी में नहीं होते थे, बट बीएनएस में सभी नए ऑफेंसेस हैं। वन बाय वन हम इसको करेंगे लेटर ऑन। सबवर्सिव एक्टिविटीज, एक्टिविटीज एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी
ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी, वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट। भारत की एकता अखंडता के ऊपर अगर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे इन चीज़ों के ऊपर आ रहा है, इसको नया ऑफेंस यहाँ पे बना दिया गया। लेटर ऑन इसके ऊपर एक एक क्लास जाने वाली है सभी टॉपिक के ऊपर, तो इसमें डिटेल में ना जाते हुए हम सिर्फ लिख रहे हैं अभी। बाद में आपको ये सारे, जैसे आज की डेट में आपको मर्डर का ऑफेंस पता होता है ना कि मर्डर एक ऑफेंस होता है, थेफ्ट एक ऑफेंस, क्योंकि हमने पढ़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ लोगे, ये हेडिंग आपको सारे या नाम जो है सारे आपको याद हो जाएंगे। तो अभी डिटेल में डिस्कस ना करते हुए सिर्फ हम लिख रहे हैं कि वन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीएनएस का ये भी था कि नए ऑफेंसेस को ऐड करना है इसमें, जो पुराने आईपीसी में नहीं दिए होते थे। 6 लिखिए इसको आगे फिर। द फाइन्स एंड पनिशमेंट्स फॉर वेरियस ऑफेंसेस have also been enhanced, have also been enhanced। 7th लिखिए, modern modernization of criminal laws। ब्रैकेट्स में लिख देना, लॉ चेंजेस विद द सोसाइटी। ये नीड ऑफ द आर था, कहना तो पड़ेगा ही अब ये चीज़ें, है ना, लिखते हुए कि नीड ऑफ द आर था इसलिए हमने चेंज किया। हालांकि चेंज कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है किसी भी लॉ में, तीनों क्रिमिनल लॉ में, नाम के अलावा और सेक्शन को ऊपर नीचे करने के अलावा, या कुछ छोटे छोटे से ऑफेंसेस नए ऐड करने के अलावा बहुत कुछ मेजर चेंजेस है नहीं है। 8th, it aims to simplify it aims to simplify legal language and making the law more accessible and understandable। कुछ जगह पे ना कुछ डेफिनेशंस नई भी ऐड की गई हैं, तो हम उस बेसिस पे कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है लीगल लैंग्वेज को, कुछ टर्म्स में अमेंडमेंट की है इस वजह से भी। इट प्रोवाइड्स रिवाइज्ड डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस। सभी चीज़ों की डेफिनेशन चेंज नहीं कर दी है, बट कुछ हुई हैं, तो उसके लिए हम कह रहे हैं रिवाइज्ड डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस। 10th लिखिए, इट प्रोवाइड्स रिवाइज्ड sentencing and alternative sentences। alternative sentences। 11th लिखिए, focuses on prevention and rehabilitation। prevention and rehabilitation, for example community service। नई पनिशमेंट ऐड कर दिया, यानी कि आपको जेल भेजने से बेटर है कि कम्युनिटी सर्विस कर दो, क्योंकि जेल में होता क्या है, हमारी आपने ये पढ़ी होंगी ना कि हम रिहैबिलिटेशन यानी कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी हम वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं कि पनिश करने से सामने वाला सुधर जाएगा। बट अगर आप छोटे से ऑफेंस के लिए किसी को जेल में भेज रहे हो, तो वहाँ पे 10 चीज़ें और सीख के आएगा वो, क्योंकि बाकी क्रिमिनल्स भी वहाँ पे हैं, तो उनसे 10 चीज़ें और सीख के आएगा, तो हो सकता है बाहर आके बड़ा ऑफेंस करे। तो ये इस चीज़ को भी क्या कर रही है, और बेस दे रही है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये नया एक्ट, क्योंकि हम वन ऑफ द पनिशमेंट में से अब कम्युनिटी सर्विस भी एज अ पनिशमेंट दे सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ, हाँ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल
एडवांसेस। देखो पहला एक था हमारे पास 1860 का, तब थोड़ा ना टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो आज 2023 में जब हम लेके आ रहे हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी तो आ गई है हमारे पास। उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो भी ऐड करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। इसमें लिखिए फॉर एग्जांपल, फिर बंद होगी क्लास। फिर से बंद हो गई क्लास, ऑनलाइन वाले एक बारी देख लो, बता दीजिए। इंक्लूजन फॉर एग्जांपल लिखिए आप इसमें, साइबर क्राइम्स, चल रही है, चलिए। इसमें लिखिए साइबर क्राइम्स, कॉमा, फॉरेंसिक साइंस एटसेट्रा। ये कुछ नई प्रोविजंस यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे ना, ये ऐड हुई हैं, तो इसको इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी था। इट इज बेस्ड ऑन जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्वलिटी एंड लास्ट, इट रिफ्लेक्ट्स the aim to create it reflects the aim to create more effective, fair and modern criminal justice system in India। ऐसा नहीं है कि पुराने वाला हम बिल्कुल ही कह देंगे कि नहीं वो इफेक्टिव नहीं था, वो भी बिल्कुल सही लॉ था। बस विद दी, क्योंकि लॉ चेंजेस विद द सोसाइटी, वो टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें और ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए हमने इस नए लॉ को लेके आए हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके नए लॉ के लाने के। कल की क्लास से फिर हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी। बेसिकली पहले सेविंग क्लॉज करेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, मेन की आईपीसी हमें क्या बताता है, हमारे राइट्स और उस राइट्स के थ्रू रेमेडी तक पहुंचने का, कि रेमेडी क्या है, रेमेडी तक पहुंचने का रास्ता हमें कहाँ दिया हुआ है, बीएनएसएस में दिया हुआ है। बट थ्रू आउट दी बीएनएसएस हम बार बार बीएनएस को रेफर करते होते हैं, आईपीसी को हम बार बार रेफर करते होते हैं। वो डिफरेंट स्टेजेस मैंने आपको बता दिए, लिखवा दूंगा कल कि थ्रू आउट हम कहाँ कहाँ पे रेफर करते होते हैं, और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।